नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वकील लीगल नोट्स में। आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे। आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, टाइमलाइन, सब्जेक्ट्स, नेचर एंड स्कोप और वेदर इट इज़ अ ट्रू लॉ और नॉट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में आएंगे, डेफिनेशन पे आएंगे। तो व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ? क्या होता है इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ इज़ अ combination of rules and customs that govern the conduct and relation between states। तो इंटरनेशनल लॉ क्या होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड कस्टम्स। जो पुराने कस्टम्स हैं, पुराने ट्रीटीज़ हैं, इन सब का एक कंपाइलेशन है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है जो स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन होती है उसे गवर्न करती हैं। तो इंटरनेशनल लॉ इज़ अ एक्नॉलेज लॉ। अब जो भी स्टेट्स हैं इस लॉ को एक्नॉलेज करती हैं, या जो भी जनरल प्रैक्टिस होती हैं उसे एक्नॉलेज करती हैं, उन सबको कंपाइल किया जाता है और जो लॉ बनाया जाता है इस पर, जो कॉमन कस्टम्स हैं, जो कॉमनली एग्रीड अपॉन कस्टम्स हैं, उस पर लॉ बनाया जाता है जो स्टेट्स पर लागू होती है, और स्टेट्स को उनके हिसाब से उनका दूसरे स्टेट के साथ फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशंस कंडक्ट करने होते हैं। बेंथम के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स गवर्निंग रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। So it's a collection of rules, collection of customs, collection of treaties, collection of various other principles of law, जैसे कि इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। तो इन सब का एक कलेक्शन है जो स्टेट्स की फॉरेन रिलेशंस को गवर्न करती है। बेंथम ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ जो टर्म है उसका यूज़ किया। अब हम ऑस्टिन की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ऑस्टिन के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ इज़ नथिंग बट ओनली पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। अब इंटरनेशनल लॉ को ऑस्टिन ने एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी के तरह देखा है, एक लॉ की तरह नहीं देखा। वो इसीलिए क्योंकि ऑस्टिन का मानना है जो लॉ होता है, जो कानून होता है, वो एक सॉवरेन से आता है, एक सॉवरेन पावर, एक सुप्रीम अथॉरिटी से एमिनेट करके आता है। और उस लॉ को गवर्न करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए एक सॉवरेन पावर का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए एक इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो इंटरनेशनल लॉ में सारे स्टेट्स को इक्वल माना जाता है, कोई भी स्टेट किसी का सुपीरियर नहीं होता और कोई सॉवरेन पावर नहीं है। इसीलिए ऑस्टिन कहते हैं कि क्योंकि ऐसा कोई सॉवरेन पावर नहीं है, क्योंकि कोई राजा नहीं है स्टेट्स का, तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ है इसका कोई एनफोर्समेंट नहीं हो सकता, इसका कोई सैंक्शन नहीं होता। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ जो है बस एक पॉजिटिव मोरालिटी है और कोई लॉ नहीं। ये है ऑस्टिन का मानना है। फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है इट इज़ अप्लाइड टू स्टेट्स। अब बस ये समझिए कि इट इज़ अप्लाइड टू स्टेट्स, जो भी सॉवरेन स्टेट्स के बीच में जो भी लॉ होता है, या जो जिन लॉ के हिसाब से फॉरेन स्टेट्स को चलना पड़ता है, वो होती है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो किसी भी लॉ में, जो किसी भी डिस्प्यूट में, अगर किसी किन्हीं दो स्टेट्स का डिस्प्यूट है मान लीजिए, तो उसमें आएगा सबसे पहले पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का यूज़। क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ ऑफ नेशंस अकॉर्डिंग टू बेंथम। क्योंकि ये जो लॉ है ये नेशंस के बीच में एक टैसिट एग्रीमेंट है, इसीलिए जो है स्टेट्स दे आर, उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बेंथम, लॉ ऑफ नेशंस। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है इट इज़ अप्लाइड टू केसेस व्हेन अ फॉरेन इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व। व्हेन अ प्राइवेट फॉरेन एलिमेंट और अ प्राइवेट फॉरेन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर इंटरनेशनल डिस्प्यूट, उस केसेस में हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ लगाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो है, जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स हैं उन्होंने स्टेट्स को ट्राई नहीं किया। वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने स्टेट्स जैसे कि एक्सेस पावर्स को ट्राई नहीं किया, उन्होंने उन इंडिविजुअल्स को ट्राई किया जो उस टाइम अथॉरिटी में थे, जब उस टाइम पावर में थे। तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स को ट्राई किया जाता है, स्टेट को नहीं। तो इसलिए प्राइवेट फॉरेन एलिमेंट, प्राइवेट फॉरेन इंडिविजुअल अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट पे आ जाएगा तो वहाँ पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ लग जाएगा। अब डाइसी इसे लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट माने क्योंकि हर स्टेट में
उन्हीं का एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है, क्योंकि एक स्टेट का प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कुछ और होता है कि वो उनका लॉ उनके लॉज वो दूसरे स्टेट के साथ कैसे रिलेट करें, या उनके रिलेशंस दूसरे स्टेट से कैसे हों, ये जो है स्टेट के ऊपर होता है। तो जो भी तो इसीलिए एक स्टेट के प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कुछ और होते हैं, दूसरे स्टेट के प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कुछ और होते हैं। तो जब भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट इसकी वजह से अराइज हो जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कौन से स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, कौन से स्टेट का प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा। हालांकि जनरली एक्सेप्टेड ये है कि जो स्टेट है, जो स्टेट विच इज़ मोस्ट हार्म्ड ड्यूरिंग द डिस्प्यूट, जिस स्टेट का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ हो उस डिस्प्यूट में, उसका लॉ लगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, इसीलिए डायसी ने इसे लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहा है। फिर हम बात करते हैं टाइमलाइन या हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। हम इंटरनेशनल लॉ को सबसे पहले ट्रीटी ऑफ लगाश एंड उम्मा में देख सकते हैं। सबसे पहला जो बाउंड्री डिस्प्यूट था, जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो इस ट्रीटी से रिजॉल्व हुआ था। और किसके बीच था ये डिस्प्यूट? लगाश एंड उम्मा, जो एंशियंट मेसोपोटामिया के हिस्सा थे 2550 BCE में। ये पहला बाउंड्री वाटर ट्रीटी है जिसने कहा था कि, जिसने डिटरमिन किया था कि बाउंड्री लगाश और उम्मा की कौन सी होगी। फिर हम देखेंगे कि अगला जो है ट्रीटी ऑफ कदेश। It's a treaty between Egypt and Hittites in the 1258 BCE. This is the first international treaty of peace, alliance, cooperation and extradition between two states. Then we'll see that the ancient societies of Israel, India and China, how did they give their contributions to the international law. We'll see that the ancient Israel introduced ethical warfare and introduction of a fair legal system. India introduced the concept of based their laws on the basis of moralities and virtues, which is also known as dharma. China gave the concept of harmony among the constituents, meaning the harmony of the regions, that the states should be in harmony with their neighboring regions, with their neighboring countries. So this concept was given by China. When you turn to ancient Greece use the concepts of natural law and moral laws. The generally common accepted moral values were compiled together to form a moral law. जो एंशियंट ग्रीस में हुआ था, जितने भी अच्छे व्यवहार या मॉरल वैल्यूज़ थे, उन सबको इन्होंने कंबाइन किया, एक साथ कलेक्ट किया, और जो भी और जो कॉन्सेप्ट्स, जो वैल्यूज़ यूनिवर्सली अप्लाइड थे और एक्सेप्टेड थे, जो मतलब सब आराम से स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि तुम किसी को हर्ट नहीं पहुंचा सकते, या तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, तो ये एक जनरली एक्नॉलेज और एक अप्लाइड लॉ है। तो ऐसे ही वैल्यूज़ को इकट्ठा करके उन्होंने नेचुरल लॉ और मॉरल लॉ का क्रिएशन किया। और ग्रीस में सबसे पहले इन्होंने इस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन कराया, नेचुरल लॉ। फिर हम देखेंगे कि साइरस सिलेंडर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिस इज इवन बिफोर द मैग्ना कार्टा से भी पहले साइरस सिलेंडर का इंट्रोडक्शन हुआ था, जो 539 या 538 BC में आया था। और ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्लेव्स, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन एंड रेशियल इक्वालिटी एज वेल। तो ये पहला डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, दुनिया का सबसे पहला डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, जो फ्रीडम ऑफ स्लेव्स, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रेस एंड रिलीजन की बात करता है। मैग्ना कार्टा भी इसी से इंस्पायर हुआ था। फिर हम आएंगे एंशिएंट रोम में। एंशिएंट रोम में 3 टाइप के मेन लॉज हैं। एक जुस जेंटियम विच इज़ बेसिकली इंटरनेशनल लॉ। तो जो भी states, if they want to improve their and conduct their relation with the other states, they use jus gentium. तो लॉ फॉर फॉरेनर्स है, तो जो भी कंडक्ट होता है फॉरेन स्टेट्स के साथ या फॉरेन लोगों के साथ, रोमन्स का फॉरेन लोगों के साथ, तो उस केसेस में जुस जेंटियम का यूज़ करते हैं। जुस सिविल यानी कि सिविलियन लॉज फॉर द रोमन्स, सोशल ऑर्डर कंडक्ट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए उन्होंने जुस सिविल का इंट्रोडक्शन कराया। फिर जुस फैटियाल विच इज़ ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस बाय द स्टेट। तो ये है जुस फेटियाल।
तो जुस जेंटियम, जुस सिविल और जुस फेटियल, इन ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे बाय द एंशिएंट रोम। देन विल कम टू द ग्रोथ ऑफ इस्लाम। जब इस्लामिक एम्पायर एक्सपैंड हो रहा था तो उन्होंने धीरे धीरे अपना पावर कंसोलिडेट किया। उन्होंने देखा कि द कोऑपरेशन विद अदर स्टेट्स वॉज अ बेटर ऑप्शन। तो जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो हम आज के इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं एक तरह से इनके कंट्रीब्यूशन से ही आया है। जो डिप्लोमेटिक लॉ है इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स और नोशंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड सेफ्टी विच इज़ अमान। तो जो इंटरनेशनल लॉ है तो इस्लाम ने भी जो है इंटरनेशनल लॉ में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में बात की है। फिर हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द मिडिल एजेस लेक्स मर्केंटोरिया यानी कि लॉ ऑफ मर्चेंट्स, उस टाइम पे लेसिस फेयर था, तो लेक्स मर्केंटोरिया लॉ ऑफ मर्चेंट्स एंड मैरीटाइम कस्टमरी लॉ, इनका इंट्रोडक्शन हुआ था फॉर ट्रेड पर्पसेस के लिए। इसी दौरान हम देखेंगे कि चर्च आया पावर में, अथॉरिटी ऑफ चर्च। अब चर्च जो है उस टाइम पे सबसे पावरफुल अथॉरिटी के नाम पे इमर्ज कर गया और ये कहता था कि जो किंग है, जो राजा है, वो नियम जो बनाता है वो उतना अच्छा नहीं है जितना हम नियम बनाते हैं, या जो नियम ऑलरेडी डिवाइन बुक्स में है, जो होली बुक्स में है, जो पहले ही भगवान ने कहा है, जो भगवान ने कहा है वो राजा से बढ़कर है। इसीलिए जो भी राजा कहता है दैट इज सेकेंडरी टू व्हाट इज रिटन इन होली बुक्स। और इसे इंटरप्रेट कौन करता है? इसे चर्च इंटरप्रेट करता है। तो इसीलिए चर्च उस टाइम पे एक एमर्जिंग पावर की तरह आया और जो भी चर्च डिटरमिन करता था वही लॉ होता था। इसीलिए उस टाइम पे जो चर्च है वो जो भी कोई नया इनोवेशन आए या कोई भी नया आइडिया आए या कोई नई इन्वेंशन आए उसको वो रिजेक्ट करती थी और कहते थे कि नहीं, दिस इज़ अगेंस्ट आर होली बुक्स, ये हमारे बिलीफ के खिलाफ है, ये हमारे ट्रेडिशंस के खिलाफ है, तो इसे तुम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये नल एंड वर्ड है, ये भगवान के खिलाफ, ये भगवान के जो लॉज हैं उसके खिलाफ है, तो तुम इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी की वजह से जो है डार्क एज आया। डार्क एज जो है एक ऐसा पीरियड दिखाता है जहाँ पर ह्यूमैनिटी ने किसी भी टाइप का प्रोग्रेस नहीं किया था यूरोप में, क्योंकि जो भी इन्वेंशन आता था, कुछ भी कोई प्रोग्रेसिव आइडिया आता था, चर्च उसे हटा देता था, उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता था। तो इसीलिए ये पीरियड स्टैग्नेंट हो गया। लेकिन रेनेसांस जो 14th सेंचुरी में आया, इन्होंने जो है नई आइडियाज़ को प्रमोट करना स्टार्ट किया रिगार्डलेस ऑफ चर्च इंटरफेरेंस। उन्होंने बोला चर्च की हम नहीं सुनेंगे, हमें कुछ नया ट्राई करना है। तो 14th सेंचुरी में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हम इस दौरान में काफ़ी सारे जूरिस्ट जैसे कि बाटोला डे सेस्पेराटो या फिर फ्रांसिस्को डे विटोरिया, फ्रांसिस्को सुआरेज या एल्बेरिको जेंटली, इन सब का इन नोटेबल जूरिस्ट का वर्क देखने को मिलता है। इन्होंने जो है इन सारे जूरिस्ट ने इंटरनेशनल लॉ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ऑन अ फॉर्मल लेवल। फिर हम देखेंगे कि इसी दौरान पे ह्यूगो ग्रोशियस, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, उन्होंने भी इस टाइम पे 2 बुक्स लिखी थी। एक था लॉज ऑफ वॉर एंड पीस और एक था फ्रीडम ऑफ सी। तो इन्होंने जो है ही रिमूव्ड थियोलॉजी, जो डिवाइन थियोरी है उसको हटा के एक और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाया, एक और लीगल, एक थोड़ा और पावरफुल लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया ह्यूगो ग्रोशियस ने। इसीलिए जो है ह्यूगो ग्रोशियस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ में होने की वजह से हम उनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। इसी दौरान हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया देख सकते हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है 30 ईयर ऑफ वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो था यूरोप में उसको हटा देती थी। तो यूरोप में जो है एक टाइम पे प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स, इनका वॉर छिड़ा, लेकिन ये धीरे धीरे एस्केलेट हो गया कंट्रीज़ पे। तो जो होली रोमन एम्पायर, उस टाइम पे जर्मनी था, इटली था, फ्रांस, यूके, तो ये सब इन्वॉल्व हो गए थे इस वॉर में। तो ये 30 ईयर्स तक चला। इस वॉर को स्टॉप करने के लिए इन्होंने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का इंट्रोडक्शन कराया। तो और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है एक तरह से इट्स अ स्टॉप ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दैट एरा। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है
वेस्टफेलियन सॉवरेंटी की भी बात करती है, जो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी, जो मतलब हर स्टेट की उसकी अपनी रिस्पेक्टेबल सॉवरेंटी होती है और कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट की सॉवरेंटी को एंक्रोच नहीं कर सकता। हम इसी टाइम और उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड वॉर वन एंड लीग ऑफ नेशंस पे। वर्ल्ड वॉर वन, जैसे कि आपको पता है, इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ, क्योंकि और उस वॉर में इतने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस हुई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस का क्रिएशन किया। लेकिन लीग ऑफ नेशंस भी क्या करता था, इट वॉज एक्यूज टू बी पार्शल टूवर्ड्स दी विक्टर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसे लीग ऑफ विक्टर्स भी कहते थे। और इसी की वजह से वो जो मेन कंट्रीज़ हैं, जो ऑलरेडी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उसी की तरफदारी करती थी, और ना ही इनका कोई एक फिक्स्ड रेगुलेटरी पावर था, कोई फर्म पावर नहीं था लीग ऑफ नेशंस का। इसी वजह से इसीलिए जो लीग ऑफ नेशंस है वो डिक्टेटरशिप को बढ़ने से नहीं रोक पाई, और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर टू में वर्ल्ड वॉर वन के मुकाबले ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, और जो है 1940 का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका कम से कम 3% को वाइप आउट कर दिया वर्ल्ड वॉर टू ने। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना ख़तरनाक था उस टाइम पे। फिर हम देखते हैं कि उसी टाइम पे जैसे वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का इस्टेब्लिशमेंट किया। यूनाइटेड नेशंस जो है आज ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है, रूल ऑफ लॉ और एड टू डेवलप, एंड इट ऑल्सो एड्स टू डेवलपिंग नेशंस। तो यूएन जो है लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर है, और एक तरह से इट होल्ड्स अ बेटर स्टैंड एंड बेटर स्टैंडर्ड्स एज वेल एज बेटर पावर एंड बिल्ड्स बेटर पावर व्हेन कंपेयर टू द लीग ऑफ नेशंस। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि किन पर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई हो सकता है। ये हो सकते हैं अप्लाई स्टेट्स पे, प्रोटेक्टरेट्स पे, यानी कि वो एरियाज दैट आर अंडर स्पेशल प्रोटेक्शन बाय अ स्टेट और बाय एन इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसे जेरूसलम। बेलिजरेंट्स, जैसे कि कोई इंसर्जेंट ग्रुप, अगर वो एक बार रिकग्नाइज हो गए तो उन पर भी इंटरनेशनल लॉ अप्लाई हो सकता है, जैसे कि तालिबान वॉज रिकग्नाइज बाय पाकिस्तान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, यूएनएचआरसी, इंडिविजुअल्स और स्पेशल पर्सनैलिटी जैसे कि एमएनसीज हो गई या कॉरपोरेशंस हो गई, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे हैं। फिर हम देखेंगे थियरीज ऑफ इंटरनेशनल लीगल पर्सन्स। अब हु इज़ एन इंटरनेशनल लीगल पर्सन, किस पर ये इंटरनेशनल लॉ होगा, हम कैसे डिटर्मिन करेंगे। ये तीन थियरी से आया है। एक है रियलिस्ट थियरी, जो है एक रियलिस्ट थियरी है जो कहता है कि सिर्फ स्टेट अल्टीमेट सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के। इंटरनेशनल लॉ जो है सिर्फ स्टेट पे लग सकता है, किसी और पे नहीं लग सकता। फिर हम बात करते हैं फिक्शनल थियरी की। फिक्शनल थियरी कहती है कि स्टेट नहीं बल्कि लोग, क्योंकि लोग स्टेट्स को बनाते हैं, इसीलिए लोगों पे इंटरनेशनल लॉ लगना चाहिए। फिर हम बात करते हैं फंक्शनल थियरी की। फंक्शनल थियरी कहता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियलिस्टिक एंड फंक्शनल थियरी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियलिस्टिक एंड फंक्शनल थियरी, जो कहती है कि दोनों पे लग सकता है, यानी कि स्टेट पे भी इंटरनेशनल लॉ लग सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी इंटरनेशनल लॉ लग सकता है। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है स्टेट्स डिस्प्यूट्स हैंडल करती है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स पे जजमेंट देती है। फिर हम नेचर एंड स्कोप पे आएंगे। तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है आज के ज़माने में सभी पे एक्सटेंडेड है, सभी पर लागू होता है इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा है, इट इज़ नो प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड देन द परफेक्ट इक्वालिटी ऑफ नेशंस, थस ऑल स्टेट्स शैल एंजॉय इक्वल स्टेटस रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज। तो इंटरनेशनल लॉ कहता है कि जो है इंटरनेशनल लॉ विल बी अप्लाइड टू ऑल ऑफ देम रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, regardless of their economic power, etc. So international law is virtually applicable to all the states and is also known as law of nations. फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि whether international law is a true law or not. This is subject to many controversies. जूरिस्ट जैसे कि जॉन ऑस्टिन, हॉलैंड, जेरेमी बेंथम और हॉब्स कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल लॉ नहीं है, क्योंकि कोई सुपीरियर सॉवरन अथॉरिटी नहीं है इसको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे जूरिस्ट जैसे कि हॉल, लॉरेंस
सर फ्रेडरिक पोलक इनको कहती है कि क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे एग्री किया है, क्योंकि एक टैसिट एग्रीमेंट है, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ एक इंटरनेशनल लॉ है, वो एक रियल लॉ है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो, और प्लीज़ बी अपडेटेड क्योंकि हम और भी नए कंटेंट्स डालने वाले हैं, सो प्लीज़ बी अपडेटेड। थैंक यू।